हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? सब एकदम मस्त हो? आज हम आपको फिर से एक और शिफ्ट के सवाल सॉल्व करवाने वाले हैं, है ना। हमने लास्ट टाइम 1 दिसंबर 2022 का पहली शिफ्ट के प्रश्न हल किए थे। आज हम शिफ्ट सेकंड के प्रश्न हल करेंगे। तो आज भी हम पूरे 25 सवाल करने हैं। तो आप लोग साथ में बने रहना, टिके रहना। पूरे 25 में से 25 सवाल सॉल्व करेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। अगर आप किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको इसके प्रश्न जरूर हल करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आज 9 बजे वाली क्लास नहीं है क्योंकि आज पटवारी का पेपर नहीं हुआ है ना। चलो बढ़िया, सब एकदम मस्त हो। जय हिंद। लगातार हम पूरे 25 प्रश्न करेंगे, आपको बने रहना है, टिके रहना है लास्ट तक। चलें आगे। चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। लेकिन एक चीज इसमें कहां चली गई? एक मिनट, गलत पीपीटी आ गई क्या? ठीक है ठीक है, इसमें वो नहीं है ना। हाँ, एक मिनट, आप इसको सॉल्व करें। हाँ जी, ठीक है ठीक है। चलो बढ़िया, आंसर आया किसी का? आंसर दो, बातें मत करो तुम लोग। हाँ, देखो, ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पर क्लास के खत्म होते ही, है ना। तो टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट पे जुड़ जाना। और आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, कल शाम को ये वीडियो मैंने डाला था लगभग इसी समय पर। तो कल ये वीडियो आउट हो चुका है। आने वाले 3 महीने, 3.5 महीने में अगर आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर ये वीडियो कल डाल चुके हैं हम, है ना। तो सभी विषयों के बारे में सारी चीजें A to Z सब कुछ इसमें बता दिया है। चलें आगे। तो हमारा सवाल कहां गया भाई? हाँ, ये रहा हमारा पहला सवाल। पढ़ें और आंसर दें। एबीसी 10, 20, 40 दिन में काम करते हैं। हर तीसरे दिन में बी और सी ए की सहायता करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये देखिए, 1 दिसंबर 11:45 से 12:45 वाली शिफ्ट में आया हुआ सवाल है ये। ए 10 दिन, बी 20 दिन और सी 40 दिन। अच्छा, एलसीएम क्या ले लोगे? एलसीएम आ जाएगा 40। 10 से डिवाइड करा 4 बार, 20 से डिवाइड करा 2 बार, 40 से डिवाइड करा 1 बार। अब यहां पे हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। यहां पे इन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से एक बात क्या कही है कि हर तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। यानी देखो, 2 दिन ए अकेला काम करेगा। पहले दिन ए ने काम करा, अगले दिन ए ने काम करा, उसके अगले दिन ए के साथ बी और सी तीनों आ गए। फंडा समझ में आया आपको? पहले दिन भी ए ने काम करा, दूसरे दिन भी ए ने काम करा, लेकिन तीसरे दिन उसके साथ ए के साथ बी और सी सब लोग आ गए, है ना। तो हम ऐसा कहेंगे कि भाई 2 दिन तो काम करा ए ने, तो एक दिन की क्षमता 4 है, तो 2 दिन की क्षमता 8 हुई। और जो तीसरा दिन है, अगला तीसरा दिन है, उसमें ए के साथ बी और सी तीनों आ गए, तो 4 2 6 और 1 7, 7 यूनिट काम होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 दिनों में 15 यूनिट काम होगा। क्या 3 दिनों में 15 यूनिट्स, 15 यूनिट काम होगा। और ये आपका चलता जाएगा, ठीक है, ये आपका चलता जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि 3 दिन में अगर 15 यूनिट होगी तो हमें तो 40 तक ही जाना है। तो 3 दिन में 15, तो हम कहेंगे कि भैया 6 दिन में 30 यूनिट हो जाएगी। अब हमारे पास 40 में से 30 यूनिट हो चुकी है, तो हमारे पास अब कितनी यूनिट बची है? 10, है ना। अब वापस से
10 यूनिट है, 2 दिन ए काम करेगा, तो ए 8 यूनिट काम करेगा कितने दिनों में? 2 दिनों में, है ना। अब आपके पास कितना बच जाएगा? वापस से 2 काम बच जाएगा, और अब एबीसी की टीम आ जाएगी। तो अब हमारे पास काम बचा है मात्र 2, लेकिन किया जा सकता है 7 की क्षमता से, तो 2/7। तो समझना, 6 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे, और 2/7 ये लगे, तो टोटल 8 2/7 डेज, 8 सही 2/7 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी? हम्म, ओके, ठीक है भाई। हाँ, कल कुछ आवश्यक कार्य आने के कारण कल की मैं क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, समझ में आया खेल पूरा? पहले दिन और दूसरे दिन ए ने काम करा, तो एक दिन का 4, 2 दिन का 8, लेकिन जो तीसरा दिन है उसमें तीनों ने काम करा। हर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी हेल्प करने आते हैं, तो 3 दिन में कितना काम होगा? 15, 6 दिन में 30, 30 हो गया, बचा 10। अब 2 दिन तक ए काम करेगा, तो ए ने 2 दिन में 8 यूनिट काम किए, शेष बचे 2, और 2 काम तीनों मिलकर करेंगे, तो 6 दिन ये हो चुके थे, 2 दिन ये हो चुके थे, और 2/7, तो टोटल काम आएगा 8 2/7। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आप भावनाएं समझ गए होंगे। अगला भैया, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% के क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ कमाता है। यदि शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता हो। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से पूरा खेल समझना आप इसमें बस। हाँ भाई, जिनका पेपर है मस्त रहिए, फुल आशीर्वाद सपोर्ट है आपको, मजेदार पेपर दीजिए। आज पटवारी का एग्जाम नहीं था, ठीक है। सीजीएल का बैच 18 से चालू हो रहा है। देखिए 10, आप एक बात बताओ, सब प्रश्न में छोड़ो, मुझे आप ये बताइए कि 10% और 20% की अगर मैं दो डिस्काउंट दूं, तो ये दोनों का सिंगल डिस्काउंट क्या माना जाएगा? अगर 10% और 20% का इकट्ठा डिस्काउंट दिया जाए तो ये क्या माना जाएगा? आपको पता होगा कि 10 और 20 को जोड़कर 10 और 20 का मल्टीप्लाई करके हम 100 से कर देते हैं सॉल्व। तो बेसिकली ये क्या है कि आप पहले 10% का डिस्काउंट दो, फिर 20% का डिस्काउंट दो, ओवरऑल दिस विल बी नोन एज 28%, है ना भाई? भाई 10% का डिस्काउंट दें, 20% का डिस्काउंट दें, तो बेसिकली अपने आप में 28% का डिस्काउंट है, नॉट 32%, 28%। अब मेरा बात को समझना, अगर 28% का डिस्काउंट दें तो 44% का प्रॉफिट होता है, तो अगर 15% का डिस्काउंट दें तो कितने का प्रॉफिट होगा? और अगर आपने मुझसे ये चैप्टर पढ़ा है तो मैंने कई बार कहा है कि डिस्काउंट हमेशा नीचे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर। डिस्काउंट नीचे, प्रॉफिट ऊपर। देखो 28% का डिस्काउंट दोगे तो 100 में से 28 गया 72, तो 44% का फायदा यानी 144। अगर 15% का डिस्काउंट दें तो 100 में से 15 गया तो कितने प्रतिशत का फायदा? बात समझ में आ रही है क्या आपके? है ना? अगर 28% का डिस्काउंट दोगे तो 44% का प्रॉफिट, अगर 15% का डिस्काउंट दोगे तो कितने का प्रॉफिट? सबसे बेहतरीन तरीका है इस प्रकार के सवाल को करने का। तो देखिए, ये कैंसिल होगा 2 बार, 85 का दुगना विच इज इक्वल टू 170। अब आंसर अगर 100 से ज्यादा है तो प्रॉफिट, 100 से कम है तो लॉस। तो आपको पता चल गया कि यहां पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 70% का। दिस इज योर आंसर, 70%। ठीक है, सबसे बेहतरीन तरीका। डिस्काउंट हमेशा नीचे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर, है ना? कुल मिलाकर 28% का डिस्काउंट दिया तो 44 का प्रॉफिट, 15 का डिस्काउंट दे तो कितने का प्रॉफिट? आंसर इज 70%। चलो भाई, इसका आंसर बताओ। हम्म, ठीक है, अच्छा काना, चलो आ गए अब अपन लोग, है ना?
हाँ, एप्लीकेशन में आज थोड़ा सा कुछ सर्वर का इशू है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ जी, देखो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज नथिंग बट साइन ए। समझ में आया? साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। अब यहां पे साइन ए माइनस बी रखेंगे तो ए की वैल्यू 30 डिग्री है और बी की वैल्यू 60 डिग्री है। सो दिस इज साइन माइनस का 30 डिग्री, है ना। और आपको पता होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो फाइनली हम इसको क्या कहेंगे? माइनस का साइन 30 डिग्री, ऑप्शन बी। बताओ, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ए 30 है, बी 60 है, माइनस 30, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, आंसर इज माइनस 30 डिग्री। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट। पटवारी वाले भी पढ़ लो, तुम्हारे भी काम की चीजें हैं। वैसे भी सीजीएल के ही प्रश्न आ रहे हैं पटवारी में। हाँ जी, ओ वृत्त का केंद्र है, एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। P से लेकर Q तक 24 है, O से लेकर Q तक 10 है, तो O से लेकर P तक का मान क्या होगा? देखना भाई, जरा इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं ना, इतना बड़ा बनाने से भी कोई मतलब नहीं है। हमने कहीं दूर एक P बिंदु से इसको स्पर्श करा दिया इस प्रकार से, ठीक है, और ऐसे ही यहां पे इस बिंदु से इसके केंद्र को भी स्पर्श करा देते हैं यहां कहीं पे, ठीक है जी, और इसको इससे भी स्पर्श करा देते हैं। ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, इसका नाम इन्होंने कहा है P, ठीक है, जहां स्पर्श कर रहा है इसको नाम दिया है Q और इसको नाम दिया है O, है ना। और आपको पता है कि केंद्र से जब भी यहां हम मिलते हैं तो हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 अंश के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी जिसको हम कर्ण कहेंगे, हाइपोथीनियस कहेंगे, तो ये कर्ण है, हाइपोथीनियस है। इन्होंने कहा कि P से लेकर Q तक की वैल्यू कितनी है? 24 है। O से लेकर Q तक की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो आपको कर्ण की वैल्यू बताना है, यानी इसकी वैल्यू बताना है। तो मेरे ख्याल से आपको पता है कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, और अगर इसका दुगना कर दिया जाए तो 5 का दुगना, 12 का दुगना, 13 का दुगना, तो अगर 10 आया है, 24 आया है, तो तीसरा निश्चित रूप से क्या आएगा? 26। सो करेक्ट आंसर इज 26। 26 इसका सही आंसर है। आया समझ में? दस, 24, 26, 5, 12, 13 का ही डबल है, ट्रिपलेट है, इससे आप आराम से कर सकते हो। ओके भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या। अब देखो, परिवृत्त है एक प्रकार से, यानी जो उसके बाहर बनेगा, तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता होगा कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है a/√3। समबाहु त्रिभुज में अगर आपको बाहर वृत्त बनाना है तो उसकी त्रिज्या निकालने का सिंपल फॉर्मूला है a/√3। तो आपको पता है कि यहां पे भुजा है 12, नीचे रखोगे √3। अब √3 जो है इसका ऑप्शन है नहीं, तो परिमयीकरण कर दो, √3 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 12√3, नीचे हो जाएगा 3 से इसको उड़ा देना, आंसर आ जाएगा 4√3। सो 4√3 इज द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है। ओके, चलिए, जूते की एक जोड़ी को लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर
₹1200 है, लाभ 15% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बोलिए। आज एग्जाम नहीं है भैया पटवारियों, आज पेपर नहीं है। ठीक है। आइए अगला हम यहां पे देखते हैं, जूते की एक जोड़ी की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? ₹1200 है, और इनका डिफरेंस ही लाभ होता है जो 15% है ना। तो 15% की वैल्यू ये है। तो आपसे बोला है विक्रय मूल्य बताओ। भाई मैं जानता हूं कि क्रय मूल्य 100% होता है, तो 15% का लाभ लिया, यानी विक्रय मूल्य 115% है। ठीक है, तो मुझे यह पता है कि 15% की वैल्यू कितनी है? 1200 है। 1200 अगर 15% है तो 100% कितना? तो मुझे पता चल गया कि क्रय मूल्य कितना है? 8000 है। लेकिन उन्होंने आपसे पूछा है विक्रय मूल्य, तो 8000 पे आपने 1200 का लाभ भी तो लिया है, सो विक्रय मूल्य इज 9200। आप एक काम यहां पे ये कर सकते थे कि डायरेक्ट यहां पे 115 भी रख सकते थे, उससे डायरेक्ट आपका आंसर 9200 आ जाता। ऐसा भी कर सकते थे आप। ठीक है। 8127 को 8 से भाग दीजिए। 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? आपको 8 की विभाज्यता का नियम पता होगा। 8 की विभाज्यता के लिए हम आखिरी के 3 अंकों में भाग देते हैं, तो 127 में 8 का भाग देंगे। वैसे आपको पता है कि 8 के पहाड़े में 120 आता है, तो 120 निकल जाएगा, तो शेष रिमाइंडर जो है आपका क्या बचेगा? 7। बस यही आपका आंसर है। 8 की विभाज्यता के लिए आपको ये मिल जाएगा, है ना। और नंबर सिस्टम, वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप किसी भी चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे लिख दीजिएगा बाय आदित्य पटेल, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। आपको जिस चैप्टर में डर लगता हो उस चैप्टर को आप एक बार यूट्यूब पे ही पढ़ के देख लेना। आपको लगेगा कि आज तक हमें मैथ्स कठिन बनाया गया था, हमारे दिमाग में भरा गया कि मैथ्स कठिन होता है। मैथ्स कठिन नहीं होता है, जिस तरीके से पढ़ाया गया वो तरीका गलत था। तरीका बदलेंगे, चीजें आपको समझ में आएगी। हाँ बिल्कुल हर्ष, हमारे साथ मेहनत करना भाई, 100% निकलेगा। और ऐसा मत करो यार, पेमेंट मत करो किसी प्रकार का यहां पे। ठीक है, देखो मैं आज आपको कुछ बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूं ना, मैं आज आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं। जिस तरीके से पेपर पहले आया है हम वो कर रहे हैं ना। बेसिक से पढ़ना है तो बताओ, तो आगे फिर अपन लोग ये पेपर सॉल्व करना बंद करें और टॉपिक वाइज बेसिक से पढ़ें, जितना पॉसिबल हो पाएगा यूट्यूब पर। देखो किसी भी नंबर को अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना कि x की पावर -4 यानी 1/x की पावर 4, किसी संख्या को उल्टा करोगे चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है, चलो आपको पता होगा कि x+1/x को अगर मुझे x² + 1/x² में तब्दील करना है तो उसकी ट्रिक होती है संख्या का वर्ग करके 2 घटा दो। तो पहले इसको क्या करना है, डायरेक्ट आप यहां नहीं जा सकते, पहले रास्ते में यह पड़ेगा। पहले इसको इसमें बदलेंगे, फिर इसको इसमें बदलेंगे, यानी ये वाला जो आपका सूत्र है ना, इसको 2 बार लगाना है। इसका स्क्वायर करके 2 घटाओ, 5 का वर्ग 25, √2 का 2, 5 का दुगना 10, 10 में से 2 गया 48। आप यहां आ गए, वापस से स्क्वायर करके 2 घटाओ तो यह आएगा 2304 -2, सो द आंसर इज 2302। 2302 ये आपका आंसर है, 2302। वेरी गुड, पढ़ेंगे भाई, बहुपद भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, पूरे 30-35 चैप्टर पढ़ेंगे अपन। और अगर आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं, तो एप्लीकेशन पे कंप्लीट मैथ्स का कोर्स भी ले सकते हो, कंप्लीट सीजीएल का कोर्स भी ले सकते हो। फीस आपको नीचे दिख रही होगी। के एक ऋणात्मक संख्या है जैसा कि के प्लस, देखो सेम क्वेश्चन है। अच्छा सेम नहीं, इसमें तो और कुछ नहीं करना है।
आपसे कहा है कि k प्लस 1/k का मान -2 है। मैंने अलजेब्रा में आपको सिखाया कि कभी x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, ऐसा तभी हो सकता है जब x की वैल्यू -1 हो। अगर x की वैल्यू -1 होगा तभी k x प्लस 1/x की वैल्यू -2, इसका मतलब k की वैल्यू -1 है। अब कुछ मत करो, इसको यहां रख दो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -2, नीचे फिर से -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5, माइनस का स्क्वायर करोगे सेम रहेगा, 4 इंटू 1 -4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस भाई भाई -6 हो जाएंगे, है ना जी। तो 4 2 6 में से एक गया -5, 6 में से एक गया -5, आंसर इज 1। सिंपल, माइनस से माइनस गया, 5 से 5 गया, आंसर इज 1। व्हाट इज द आंसर? ठीक है, ओके। आनंद आप मेल करिए भाई सपोर्ट टीम को, कुछ ना कुछ आपने एंट्रीज में गड़बड़ किया होगा। हाँ जी, अगला सवाल, नीचे दी गई तालिका 6 अलग अलग राज्यों में एक सर्वेक्षण में भाग लेने पर व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। राज्य S3, देखो ये है राज्य S3, इसमें भाग लेने वाले और S4 में भाग लेने वालों का अनुपात, बस 400 और 500 का अनुपात क्या आएगा? 4-5, खत्म। S3 में भाग लेने वाले लोग और S4 में भाग लेने वाले लोगों का अनुपात, 400-500 का अनुपात क्या आएगा? 4-5। ये देखिए, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है एसएससी का कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स, तो ये बैच 18 से चालू हो रहा है विनर्स की एप्लीकेशन पे। फीस मात्र 1499 है और इसमें बाय 1 गेट 4 कोर्सेज की स्कीम भी शामिल है। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, आप इंदौर भी आ सकते हो, 18 तारीख से ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अगला सवाल, निम्न तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। देखो भैया, A B C D E F 6 विद्यार्थी हैं, है ना जी। ये 6 बच्चे 4 अलग अलग विषयों में नंबर लाते हैं और हर विषय में कितने नंबर, हर पेपर कितने नंबर का है? 100 का है। हालांकि ये परसेंटेज है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उतना परसेंट 100 का निकालोगे वही नंबर आएंगे, तो कोई तकलीफ नहीं है। सवाल पर आते हैं, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनका कुल प्रतिशत 80% या उससे अधिक है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ओवरऑल एग्जाम में 80% या 80% से ज्यादा लाए? आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऐसे बच्चों की संख्या बताइए जो 80% या मोर देन 80% मार्क्स लाए हो, यह आपसे पूछा है। ठीक है। अरे आज पटवारी की परीक्षा नहीं थी भाई, कोई समझाओ इनको, कहां से पटवारी का पेपर करवाएं आज। ठीक है, थोड़ा धीरे पढ़ाएं भाई, 25 सवाल है यार, समय 1 घंटा है, धीरे नहीं हो सकता। और इन लड्डू सवालों में तो बिल्कुल धीरे नहीं चलेंगे। देखो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊं, इसका एक्चुअल तरीका यह है कि हर बच्चे का, भाई देखो 4 पेपर है यानी टोटल 400 नंबर की परीक्षा है। एक बच्चा 92 नंबर लाया, एक का देखना 92 लाया, फिर 90 लाया, फिर 90 लाया, फिर 80 लाया। इनको जोड़कर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो पता चलेगा इसका परफॉर्मेंस कितने परसेंटेज है। मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूं, आप बोलोगे सर गजब हो गया ये तो। आपने कंसेप्ट पकड़ा, 80% या 80% से ज्यादा नंबर होने चाहिए, है ना। देखो इसके हर विषय में 90% है, बस एक में 80 है लेकिन बाकी सब में 90 है, मतलब 80% से ज्यादा नंबर तो ये लाया ही है, तो एक क्वालिफाई है भैया। एक के ओवरऑल 80% से ज्यादा आ रहे हैं। देखो 90 80 85 85, ये भी ओवरऑल निकालोगे 80 से ज्यादा ही आएगा। सी का देखो 80 80 65 70, इसने डुबा दिया भाई। यहां तो 80 का एवरेज बैलेंस हो गया, लेकिन यहां तो 80 से नीचे चले गए ना,
ये नहीं हो पाएगा इसका काम, इसका ओवरऑल 80% से डाउन है। डी पे आ जाओ, 85, 80, 82, 75। अब देखो 75 होते हुए भी क्या ये बैलेंस कर पाएगा? यहां पे 80 में 5 की कमी है, ये 80 से 5 ज्यादा है, कट गया। ओवरऑल इसके 80% से ज्यादा आ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। 80, 75, 75 और 85। देखो ये 80 है, ये 5 ज्यादा, ये 5 कम और फिर 5 कम, ये ओवरऑल 80 से नीचे गिरेगा, तो ये 80% नहीं बना पाया। 90, 90, 90, 85, ये 80 बना पाया। तो हमारे पास ए, बी, डी और एफ, ये 4 बच्चे ऐसे हैं जो 80 या उससे ज्यादा लाए हैं। डी आपका आंसर है। एवरेज बैलेंस करना है, एवरेज मेंटेन करना है एंड नथिंग। ठीक है, चलें आगे। उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात क्या होगा जिनका एलसीएम 48 है और गुणनफल? देखो आपको पता है क्या कि किसी भी दो संख्या का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है ना? एलसीएम कितना है? 48, एचसीएफ नहीं पता, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 384। अभी जल्दबाजी मत करो, आपसे बोला है एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताइए, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात बताइए। मुझे यह बताओ कि अगर 384 को 48 से भाग दें तो क्या एचसीएफ आ जाएगा? तो एचसीएफ कितना है? 384 डिवाइडेड बाय 48। और एलसीएम तो पहले से ही दिया हुआ है कि एलसीएम कितना है? 48 है ना? ये 48 से एग्जैक्ट 8 बार कटेगा, ठीक है, और ये आपका 48 है। 8 एकम 8, 8 इंटू 6 48, आंसर इज 1/6। आप चाहें तो यहां भी डायरेक्ट 8 रख के इतना तामझाम ना करके, ये 8 है, ये 48 है, आंसर इज 1/6, 1:6। आया समझ में? सिंपल, क्लियर है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में बदला जाए, है ना? एक आपके पास, समझना, एक आपके पास ना ऐसा बड़ा सा गोला है, लेकिन इसको करेंगे आधा, अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले से आपको छोटे छोटे शंकु निकालने हैं, है ना? छोटे छोटे शंकु निकालने हैं, और वो कितने हैं? अच्छा, एक ही शंकु में बदलना है, पूरे मटेरियल से एक शंकु बनाना है, पूरे मटेरियल से एक शंकु बनाना है। उस शंकु की त्रिज्या क्या होगी? आधार की, है ना? तो आपको पता है कि जब किसी चीज को किसी दूसरे आकार में बदला जाता है तो हम हमेशा वहां पे आयतन, वॉल्यूम सेम करते हैं, आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर है भाई? तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस वैल्यू रखना है और आंसर आपके सामने। बोलो, क्लियर है? कॉपी पेस्ट ना करें कृपया, निवेदन है आपसे भाई। आपके मुंह पर कुछ देर के लिए टेप बांधना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, बताओ जल्दी आंसर। देखिए, यहां पे पहली चीज आपके पाई से पाई और 3 से 3 गया, यहां कुल मिला के बचा 2। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 4, तो 4 को मैं 3 बार लिख देता हूं। यहां पे आर है जो मुझे निकालना है, और ऊंचाई कितनी दी है? 72 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ये 72 आ गया, है ना? अब आप क्या कर सकते हो? 4 का दुगना 8, 8 से कैंसिल हुआ ये 9 बार, है ना? तो ये क्या है? ये है आपका 9,
और ये है 4 और 4 16, ठीक है, सॉरी उल्टा, 4 और 4 16, ये 9 इधर, बराबर में r का वर्ग, वर्ग हटेगा, इस पे वर्गमूल लगेगा, सो दिस इज नथिंग बट 4/3, और 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.33, ऑप्शन बी इज योर आंसर। आया समझ में? सिंपल है भाई। 1.6 3.6 के बीच का मध्यानुपाती और 5/8 का तृतीय अनुपाती का अनुपात बताओ। बहुत सुंदर सवाल। हम्म। अरे इसी को लगा लो, पटवारी वाले, इसी को लगा लो तुम लोग। देखो भाई, दोनों का अनुपात बताना है आपको, पता है ना मध्यानुपाती का फंडा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो 1.6 और 3.6 बराबर बी का वर्ग, तो इस पे वर्गमूल लगेगा। उधर कौन है, 5 और 8, ये ए है ये बी है, तो बी का वर्ग बटे ए, तो 8 गुणा 8 बटे में 5, ये मध्यानुपाती, ये तृतीय अनुपाती। तो देखो ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो 0.4 का वर्ग 0.6 का वर्ग, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 6, यानी अल्टीमेटली बाहर निकल के तो 2.4 आ जाएगा, 2.4, और इधर अगर जाएं तो ये हो जाएगा आपका 64/5। अब मैं 2.4 को 24/10 भी तो लिख सकता हूं, है ना, है ना, 24/10। देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, और दोनों के एक एक दशमलव है, यानी 2 बार 0, तो ये आएगा आपका 24/100, ठीक है। 24 तो बाहर आ जाएगा, ये 100 जो है बाहर आके क्या बनेगा, 10 बनेगा, ये ध्यान रखना। चलो 5 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 12 बार, 4 से कैंसिल हुआ 3 बार, और 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 16 बार। 316 आंसर है क्या, 316, 316। ओके, 3 और 16, वेरी गुड। चलो sin 30, sin 40, sin 50, sin 60, cos 30, 40, 50, 60, क्या बात है। एक बात बताओ, साइन बटे कॉस tan थीटा, फिर साइन बटे कॉस tan थीटा, फिर आगे देखो tan थीटा, फिर आगे देखो tan थीटा, है या ना। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि 90 प्लस या माइनस थीटा में टेन को मैं किस में बदल सकता हूं, कॉट में, और कॉट को बदल सकता हूं टेन में, किसको भी चेंज कर लें। तो हम क्या करेंगे, इसको tan 30 रहने देंगे, इसको भी tan 40 रहने देंगे, और ये क्या हो जाएगा पता है, मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं। tan 90 - 40, देखो 90 में से 40 गया 50, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये आ गया तुम्हारा cot 40, और ये आ गया तुम्हारा cot 50। अब 10, ठीक है ना, कुछ गलती हुई क्या, अरे यहां पे 30 आएगा, 60 है ना, 30 आएगा। तो tan 30 से cot 30 गया, tan 40 से cot 40 गया, सो द आंसर इज 1। 1 यहां पे है नहीं, यहां 1 आना चाहिए, ये आपका आंसर है। 1 इज सिंपल आंसर, ठीक है। चलिए आगे। हाँ भाई विष्णु, पढ़ लो उसी से, फाउंडेशन से हो जाएगा काम। निम्न तालिका विभिन्न दुकानों में विभिन्न मदों की संख्या प्रति इकाई दिखाती है, कितने आइटम हैं, उनका अनुपात कितना है, और सेलिंग प्राइस कितना है। चलो प्रश्न पे आते हैं। मैं चाहता हूं आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। क्लियर दिखाऊं कि आपको, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो। हम्म।
अभी तक 15 में से 15 सही है, बहुत बढ़िया। हो गया। चलो भाई देखो, दुकान ई से कूलर से आने वाले कुल राजस्व का सभी वस्तुओं से कितना परसेंट है ना। देखो आपको मैं बताऊं, यह है दुकान ई, इस पे 4000 सामान है और उनका अनुपात ये है। आपसे बोला है कूलर, तो आप तो एक काम करो, तीन चीजें हैं, इसको पकड़ लेते हैं, कूलर एसी फैन। एक है कूलर, एक है एसी, एक है फैन। कूलर, एक कूलर कितने का? 8000 का। ठीक है। एक एसी कितने का? 26500 का। 26500 का। और एक फैन कितने का? फैन है 12200 का। मैं आपको एक चीज और बोलता हूं, इनमें आप जीरो है ना, जीरो सब में हटा दो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो गया। अच्छा, कूलर कितने हैं? कूलर मात्र एक है, तो 80 रुपए इससे मिलेगा। एसी कितने हैं? एसी 5 है, तो 5 ये हो जाएगा। और पंखे कितने हैं? पंखे 4 हैं, तो ये हो जाएगा, है ना भैया। 26 पंजे 1300, 5 और 5 25, तो ये आ गया तुम्हारा 1325। ये कितना आ गया? 80। ये आ गया 1325। 4 का दुगना 8, फिर 4 का दुगना 8, और 4 एकम 4, तो 8 और 5 13। ठीक है। 8 2 10, 8 18 और 1 19, 4 3 7 और 1 8 और 1। अब समझना, यहां पे इसकी जरूरत अपने को है नहीं, क्योंकि हमें मात्रा को अनुपात दिया है कि भाई 5 कूलर 1 पंखा, सॉरी 5 एसी 1 कूलर 4 पंखे, उसी से काम हो जाएगा। इस 4000 में बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे कॉपी पेस्ट वालों, तुम दूसरों के कमेंट नहीं पढ़ने देते हो। ठीक है, ओम प्रकाश जी को आराम दे दिया है हमने ना। अब ये बोल रहे हैं कि ई दुकान से कूलर से आने वाला राजस्व, देखो टोटल कूलर से आया 80 रुपए, जबकि टोटल आया 1893 रुपए, तो कूलर का राजस्व कुल राजस्व का कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि ये 1900 हो, 1900 का 4%, 1976, 4 के आसपास आंसर आना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी 4.226, ये आपका आंसर है। अरे इसको 1900 मान लो, 1976, अपने पास तो 80 है, यानी 4 के आसपास आंसर आएगा। इतना सरल आता है सीजीएल में? नहीं, ये तो अपन ने ऐसे ही मन से छापा है ना। आप पेपर देखिए सीजीएल का 2022 का, फिर मुझे बताना कितना सरल आता है कि नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। केरल द्वारा उत्पादन स्टील के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है? केरल का आपको एंगल बताना, ये केरल है येलो कलर, ये केरल है 200। इसको आपको बदलना है किसमें? इसको बदलना है डिग्री में, है ना, डिग्री में बदलना है। पहले तो ये देखिए कि टोटल कितना है, 200 200 200 हो गया 600, 700 800 940 और 60 हो गया ये। इन सबको जोड़ने पर मुझे मिला 1000, है ना। 1000 में से केरल कितना है? 200 है, तो 1000 का 200 कितना परसेंट हुआ मेरे भाई? 20% हुआ। अब मुझे 20 को डिग्री में बदलना है, तो आपको पता है कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू को अगर 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो 36 का दुगना 72, दिस इज नथिंग बट 72 डिग्री। जो केरला है वो 72 डिग्री है। ओके, क्लियर। यदि समरूप त्रिभुज एबीसी डीई एफ के क्षेत्रफल इतने इतने हैं, ईएफ इतना है, तो बीसी क्या है? अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं
तो उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती है और उनके क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होते हैं, है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर एक्स स्क्वायर है तो इस त्रिभुज का स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और जो इनके क्षेत्रफल होता है वो दोनों भुजाओं के संगत जो भुजा है उनके वर्ग के बराबर होगा। अगर एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज अगर डीईएफ है, अगर इस त्रिभुज की ईएफ भुजा ली है तो इस अगर यहां ईएफ है तो यहां की कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, बीसी। तो कभी भी ध्यान रखिए कि जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको बस इसको सॉल्व करना है एंड यू आर डन। देखो स्क्वायर है काटापिटी हो जाएगी, तो ये कुल मिला के एक्स बचेगा, ये वाई बचेगा, यहां पे बीसी बचेगा, और ईएफ की वैल्यू पहले से ए दी हुई है, हाँ या ना। ए चला जाएगा यहां पे, तो ए एक्स बटे वाई इज इक्वल टू बीसी। मुझे लगता है यही आंसर होना चाहिए, एक्स अपॉन वाई। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। आया समझ में? करेक्ट। एक त्रिभुज के कोण इतने इतने हैं, 2x का मान बताइए। देखो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, x माइनस 46, x प्लस 96 प्लस 8x। त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के बराबर होते हैं, तो आएगा 180 अंश। x की वैल्यू निकाल लो। टॉपिक वाइज पढ़ा दें, ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे आपको आगे। हाँ भैया, x कितने हो गए, 10x, x और 8x। अब यार 96 में से 46 गया, 9 में से 4 गया तो बचा 50, बराबर में आ गया 180। तो ये आ गया तुम्हारा 10x। 180 में से 18 में से 5 गया तो आ गया 130, यानी x की वैल्यू 13 है। अब अगर x की वैल्यू 13 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 26 डिग्री होगी। सी आंसर है आपका। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तीनों कोण दिए हुए थे, x का आराम से आपने आंसर पता लगा लिया। इसका आंसर बिना पेन उठाए देंगे हम। ठीक है, वेरी गुड। देखो आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। यहां पे देखिए 9 है और 5 है, तो 9 और 5 14, ये तो 1 है, इसको छोड़ो। 6 और 4 10, 10 और 14, 14 में से 10 गया तो आपके पास क्या बचेगा, 4। 9 और 5 14 में से 10 गया तो x की घात क्या बचेगी, 4। ठीक है। एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 9 घंटे में, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल 18 घंटे में तय करता है। शांत जल में समान दूरी का 3/5वां भाग कितने घंटे में तैरना होगा। सुनिएगा बात मेरी फिर से। यहां पे ऐसे प्रश्नों में आप क्या कर सकते हैं कि कोई दूरी अपने मन से मान सकते हैं, है ना। तो आपने सोचा ऐसी दूरी मानो जिसमें 9 और 18 का भाग चला जाए, तो आपने सोचा कि यार वो व्यक्ति 18 किलोमीटर ही जाता है और 18 किलोमीटर ही आता है। ये अनुप्रवाह है, यानी नाव प्लस धारा। ये ऊर्ध्व प्रवाह है, नाव माइनस धारा। दिस इज डाउन स्ट्रीम एंड दिस इज अपस्ट्रीम। तो 18 किलोमीटर 9 घंटे में, यानी उसकी चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर 18 घंटे में, यानी आने की चाल है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब शांत जल की चाल निकालना है, और शांत जल में 18 किलोमीटर चलना है, तो शांत जल में चलना है 18 किलोमीटर। शांत जल की चाल कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊर्ध्व प्रवाह अनुप्रवाह का आधा, तो 2 और 1 3, 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5। लेकिन आपको 18 किलोमीटर भी नहीं जाना है, आपको उस दूरी का 3/5 हिस्सा जाना है। इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा। समझ में आया। अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह का आधा करने से नाव की चाल मिल जाती है, बोट की स्पीड मिल जाती है, वो भी शांत जल में। तो 2 + 1 3, और 3 को अगर आपने डिवाइड कर दिया 2 से तो आपको नाव की चाल पता चल जाएगी। क्लियर है, ओके है। चलो, तो यहां पे आप क्या करोगे, 18 डेसिमल हटा के 1 0 ऊपर, नीचे 3 है, 15 और 5,
सीधा आपको आंसर मिल जाना चाहिए इससे। 15 से अगर इसको उड़ाओगे, या 3 से उड़ा दो 5 बार, 5 से उड़ा दो 36 बार, 36 को 5 से उड़ा दो 7.2, 7.2, 7.2। क्लियर है? अनुप्रवाह यानी पानी के साथ, ऊर्ध्व प्रवाह यानी पानी के विपरीत। 18 जाना है, 18 जाना है, 9 घंटे 18 घंटे, ये चाल आ गई। अनुप्रवाह की चाल ऊर्ध्व प्रवाह की चाल को जोड़ के आधा करें तो नाव की चाल मिलती है ना। तो हमें 18 किलोमीटर जाना है 1.5 से, लेकिन कुल दूरी का 3/5 हिस्सा जाना है, तो इसलिए मैंने 3/5 लिख दिया। साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, साइन ए माइनस साइन बी, ये भी इसको हम कह सकते हैं। यहां पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, सिंपल फॉर्मूला पता हो तो आंसर आप दे सकते हो। 2 cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ए वाला आंसर आएगा क्या? कौन सा आंसर आएगा? फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। यहां पे दूरी पूछी होती तो हम नहीं बता सकते। चलो, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार दी। 6 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक है। उधार दी गई राशि क्या है? सुनिएगा भाई, देखो 1 साल का 25% तो 6 साल का कितना, तो 150% ब्याज लगा। ध्यान से सुनना, बहुत स्मार्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 6 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 360 अधिक है। 1 साल का 25 तो 6 साल का 150। जितना ब्याज मिला वो उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक है। भाई उधार, कोई भी चीज उधार मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन कितना होता है? 100% होता है। उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक है। उधार दी गई राशि से 360 अधिक है ब्याज। 150 में से 100 गया, 50% की वैल्यू 360 है। 50% 360 है, आधा 360 है, तो डबल क्या होगा? 720, 720 आंसर इसका। सबसे सिंपल। हाँ, अब आप में से खतरनाक लोगों ने पता है क्या करा होगा कि 360 में 150 का भाग दिया और 100 का गुणा किया और ढूंढ रहे हैं कि कहां है। मतलब ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो भाषा को। ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 360 ज्यादा है, ये खेलता है यहां पे। चलो भैया अगला। एक स्कूटर की कीमत में 10%, 5% और 15% कीमत बढ़ जाती है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये आपसे पूछा है। हाँ, गाना है ना, थोड़ा कांटेक्ट। चलो हो गया। देखो आपके पास 10% का मतलब 1/10, 5% का मतलब 1/20 और 15% का मतलब 3/20। बोलो हाँ या ना, है ना। स्कूटर की कीमत बढ़ी, 10% बढ़ी यानी कीमत 10 से 11 हो गई। 5% बढ़ी यानी कीमत 20 से 21 हो गई। 15% बढ़ी यानी 20 से 23 हो गई, है ना। तो उसकी कीमत पहले कितनी थी? 4000 थी, और उसकी कीमत अब कितनी हो गई? 21, 23, 22, 483। और 3 का 11 का गुणा करेंगे। अभी मैंने इनका गुणा किया है ना, इन तीनों का मैं गुणा कर रहा हूं, नहीं तो बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो। मैंने इन तीनों का गुणा किया, 4000 आ गया। इनका गुणा किया तो 23 और 46 और 2, ठीक है। अब 11 का गुणा करते हैं। 3, 8, 3, 11, 8, 4, 12 और 1, 13 और 4 और 1, 5। यही आ रहा है क्या? तो यहां पे 1313 की वृद्धि हुई 4000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना भाई। तो 4 से इसको उड़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। 4 का करा, 4 तिया 12, बचा कितना आपके पास? 1 और 1, फिर हो गया आपका 4 दूनी 8, 32, ठीक है। बचा कितना आपके पास? 33। ये आएगा तुम्हारा 33/40।
सी। समझ गए? स्कूटर की कीमत में 32, 33, 40% की वृद्धि हुई। ओके। एक परीक्षा में, एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। एक शिक्षक ने दो छात्रों के 14 और 15 के स्थान पे, देखो 25 बच्चे थे और उनके जो एवरेज अंक, एवरेज मार्क्स कितने थे? 19 थे। बाद में पता चला कि एक शिक्षक ने एक बच्चे को 14 नंबर देने थे, एक को 15, तो 14 वाले को 18 दे दिए और 15 वाले को 19 दे दिए। समझ में आ रही है क्या बात? है ना? 14 वाले को 18 दे दिए, यानी इससे 4 वापस लेना पड़ेगा। 15 वाले को 19 दे दिए, इससे भी 4 लेना पड़ेगा, यानी 8 लेना निकल रहा है। अरे ज्यादा दे दिया ना, दोनों को 4-4 ज्यादा दे दिया, तो इनसे 8 लेना निकल रहा है ना? अब आपको पता है कि जो भी लेन देन होता है वो सब में बंटता है, तो जो 8 है ये पूरे 25 लोगों में बटेगा। तो 8 बटेगा 25 लोगों में, यानी 0.32 का एवरेज ये गिराएगा। तो फिलहाल एवरेज 19 है, इसमें 0.32 की कमी आएगी। तो आपका नया एवरेज क्या बनेगा पता है? आपका नया एवरेज बनेगा 18.68, 18.68। दिस इज योर आंसर। आया भाई? ये फैक्ट है जो शिवम बोल रहा है। पटवारी का जो एग्जाम है ना, वो सीजीएल से कठिन है, कड़वा है लेकिन सत्य है। पटवारियों का साथ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पूजा जी आज पेपर नहीं था, पेपर होता तो आज क्लास लेते। चलो भाई, ओके। चलो, तो ये हमारे सीजीएल के किसी एक शिफ्ट के हमने पूरे 25 सवाल करे। पीडीएफ में तत्काल शेयर कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर टेलीग्राम पर, है ना? और अगर आप घर बैठे एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं शानदार तरीके से, 18 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चालू हो रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ना है इंदौर, ऑनलाइन पढ़ना है विनर्स ऐप। फीस आपके सामने है, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, बाय 1 गेट 4 कोर्सेज हैं, सारे विषय सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी, है ना? और ऑनलाइन इंदौर आके पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम की भी सुविधा है। अगर आपके पास ये दोनों मेरी मैथ्स की किताबें नहीं है तो ये आपको जरूर ले लेना चाहिए। विनर्स की पब्लिकेशन ऐप से आप इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, इन सबको आप जरूर बुलाइए घर बैठे, है ना? अगर आपको कोर्स खरीदना है तो ये विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पे जाइएगा, किताब खरीदनी है तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप पर जाइएगा, ठीक है भाई? और ये एसएससी वाली चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस पे रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, अन्य विषयों की क्लास भी यहां पे चल रही है, तो यहां से फायदा उठाइए। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना? और आगे आप क्या चाहते हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्व कराए जाएं, टॉपिक वाइज क्लास कराई जाए, टॉपिक वाइज में भी कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो आगे फिर उस हिसाब से प्लान करते हैं। कल पटवारी का पेपर रहेगा तो कल एनालिसिस करा देंगे। आज पेपर नहीं था पटवारी का, तो आज आप भी मुक्त और हम भी मुक्त, ठीक है? ठीक, ओके। आज एग्जाम नहीं है, कैसे समझाएं तुम्हें? चलो भाई, और एक रणनीति का वीडियो मैंने डाल दिया है पटवारी की परीक्षा को लेकर, उसको भी आप सब लोग जरूर देख लेना, ठीक है? विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।